So it is non-directional movement with respect to stimulus. It may be growth movement and it may be non-growth movement. अगर फोटोनेस्टी है तो ग्रोथ मूवमेंट है, और मान लीजिए थिग्मोनेस्टी है, जैसे टच मी नॉट के साथ या मिमोसा प्यूडिका के साथ होता है, तो वो नॉन ग्रोथ मूवमेंट। इतना बात तो तुमको समझ में आ गया कि परवीनी में शिफ्ट की वजह से होता है। अगला देखो 9th क्वेश्चन देखिए। This plant hormones has its maximum concentration in fruits and seeds. Name the plant hormone and mention कौन ऐसा करता है जो सेल का enlargement करता है। साइटो मतलब सेल डिवीजन करता है, इस चीज को चेक कर लें। सो फ्रूट्स में जो पाया जाता हो सकता है साइटोकिनिन करता हो। कौन सा? साइटोकिनिन सेल डिवीजन करते हैं, लेकिन सेल एलोंगेशन ऑक्सिन करते हैं। Which plant hormone is found in maximum amount in fruits and seeds? सेल elongation का क्या मतलब है? साइटोकिनिन लिखो। ओके, लिखो इस चीज को। That is साइटोकाइनिन। इसका मतलब है काइनेसिस का मतलब तो तुम जानते हो, जो सेल डिवीजन करेंगे। सो इट इज फाउंड, आपका वो जमा कर दीजिएगा आज। साइटोकाइनिन इज द प्लांट हार्मोन which is found in maximum amount in fruits and seeds. In fruits and seeds. इसका काम क्या है? That is, it promotes cell division and it is essential for rapid growth and development. It promotes, नाम से साइटो या साइटोन प्लस काइनिन यानी किनेसिस। So it promotes cell division and also responsible for rapid growth and development of young tissue. Rapid growth and development of young tissue. ठीक है। Its primary function is division and differentiation. Cell differentiation भी करता है, ओके। एंड इतना ही आपको लिखना है। इन एडिशन, जो इथाइलिन है, इथाइलिन का मतलब है C2H4। C2H4 का मतलब है CH2 डबल बॉन्ड CH2, जिसको तुम मीथेन भी कहते हो। समझ में आया है? ये भी एक 6th नंबर का प्लांट हार्मोन माना जाता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रूट राइपनिंग। वो फ्रूट को बढ़ाता है, और अगली दूसरी मात्रा किसकी होती है? दैट इज इथाइलिन। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रूट राइपनिंग। तो इसलिए ये सेकंड लार्जेस्ट हार्मोन है जो उसमें पाया जाता है। गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग। तो गिव रीजन। इंजरी टू मेडुला ऑब्लोंगेटा रिजल्ट टू डेथ। इंजरी टू मेडुला ऑब्लोंगेटा रिजल्ट इन डेथ। व्हाई? बताओ। ठीक है, ये बात सही है, क्योंकि ये कई चीजों को करता है। तो हम लोग देखते हैं कि मेडुला कौन कौन से हैं? सेरिबेलम, मेडुला और पाम्स।
ये तीनों किसके हैं? दैट इज हाइंड ब्रेन। एक होता है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। तो हाइंड ब्रेन में मेडुला बीच में होगा, तो उसका काम क्या है? कई चीजें हैं। सो फंक्शन ऑफ मेडुला ऑब्लांगाटा क्या है? फंक्शन ऑफ मेडुला दैट इज फॉर वाइटल एक्शंस, कई चीजें वाइटल इनवॉलंटरी एक्शन इज टू कंट्रोल वाइटल इन वॉलंटरी एक्शन। कुछ लोग कहते हैं जैसे पीछे ऐसे बुद्धि मार देते हैं तो कहते हैं यहाँ मत मारो, यहाँ छोटा दिमाग है। वास्तव में उससे ऐसे पीछे नहीं करते हैं, ऐसे मार देते हैं। तो अगर उसको डैमेज हो जाएगा तो जान भी जा सकती है पीछे मारने से। तो इनवॉलंटरी, इसीलिए मैं मना करता हूँ बंदे ने, दैट इज इनवॉलंटरी एक्शन। कौन कौन से ऐसे एक्शंस हैं? ब्रीदिंग, हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर। दैट इज ब्रीदिंग। तो अगर इनमें हैम्पर हो जाए, और कौन सा? ये हार्ट रेट, पंपिंग रेट, और साथ में साथ और क्या करेगा? ब्लड प्रेशर। तो अगर ये इरेगुलर हो जाएंगे तो क्या होगा? इस वजह से इसमें लिखा हुआ है कि अगर ये रेगुलेट करता है, अगर इट कॉजेस, ठीक है, इंजरी से क्या होता है? रेस्पिरेटरी सिग्नल होता है एंड इट कॉजेस इमीडिएट सफोकेशन। ठीक है, इन केस इफ देयर इज एनी इंजरी देन इट सेंड्स ए सिग्नल। कहाँ पे सिग्नल भेजेगा? टू ब्रेन एंड रिजल्ट इन इमीडिएट सफोकेशन। ब्रीदिंग का जो रेट है वो इरेगुलर हो जाएगा। सो इन केस ऑफ इंजरी मेडुला क्या करेगा? सेंड्स अ सिग्नल टू ब्रेन। ब्रेन में काम भेजेगा क्या? वो तो पहले से ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स हैं जो इन सारे मैसेज को, जो इनवॉलंटरी एक्शन को, ब्रेन में अलग अलग चीजें कलर्ड भी तो आपने देखी होंगी। ब्रेन में एक विजुअल होता है, एक ऑडिटरी होता है। जो सेरिब्रम है उसके अलग अलग पार्ट, अलग अलग चीज, ये समझो अलग अलग हेड ऑफिस बने हुए हैं। तो जहाँ पर ये इनवॉलंटरी एक्शन होता होगा उसको हम लोगों ने वीडियो में भी देखा, और ब्रेन को कलर करके अलग अलग पार्ट को दिखाया गया है कि जहाँ कुछ एक होता है सेंसरी होता है, एक ऑडिटरी होता है, एक विजुअल होता है। ऐसा देखा गया कि नहीं? एक एनालिटिकल होता है। 7-8 पार्ट होते हैं ब्रेन के, वो अलग अलग कलर जो यहाँ भी रखा हुआ है उसमें भी कलर दिखाए गए। तो कौन सा क्या है वो अगली क्लास में 11th में आपको डिटेल में बताया ही जाएगा। तो अभी आप समझ लीजिए ब्रेन में जाता है और फिर उसकी वजह से क्या होगा? सिग्नल टू ब्रेन एंड इट रिजल्ट्स इन सफोकेशन। ब्रीदिंग ही ठीक से नहीं होगी तो क्या होगा? एंड इट रिजल्ट्स इन सफोकेशन। आगे देखो, ऑल्सो रिदम ऑफ, जो हार्ट बीटिंग होगा या ब्लड प्रेशर है, ये कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। इट कैन ऑल्सो रिजल्ट टू ब्रेक डाउन ऑफ हार्ट बीट रिदम एंड कैन कॉज कार्डियक अटैक। कार्डियो तो यही होता है, कार्डियम। तो एंड ऑल्सो इट में ब्रेक, दैट इज रिदम ऑफ हार्ट रेट, हार्ट बीटिंग, and result in cardiac attack. अगला सवाल देखें, सेकंड पार्ट। Pituitary gland is also known as master gland. Pituitary gland is known as master gland. Why? The pituitary gland is called. चलिए, now pituitary gland क्या है? It is a regulatory gland. It regulates the amount of hormones secreted by other endocrine gland. कितना किसको देना है वो ये करती है। और इसके अलावा
एक चीज होती है कि जब कहीं पर मैसेज जाता है, इसने रेगुलेट कर दिया, तो वहां से स्टॉप करने के लिए भी एक लूप पूरा होता है, और उस इट रिसीव्स द मैसेज कि हाँ ये मैसेज आ गया, तभी तो वो रोकेगी। ऐसा थोड़ी है कि भेजती चली जाएगी। कितना हंसना है, नहीं तो आदमी हंसता ही चला जाए, वो नोरा एड्रेनलिन सेक्रेट कर रहा है, पता चला ट्रैंक्विलाइजर, हंसे ही जा रहा है, हंसे ही जा रहा है। तो कितना करना है कि एक बैलेंस हमारा एटीट्यूड है। तो ये बात तुमको समझ में आ गई कि नहीं, कि देयर इज ए फीडबैक मैकेनिज्म। इस मैकेनिज्म को क्या कहते हैं कि मान लीजिए पिट्यूटरी ग्लैंड ने रिलीज किया और इसने पिट्यूटरी ग्लैंड ये कंट्रोल करेगी डिफरेंट हार्मोन्स को जो रिलीज करने वाले हैं, और वो जो डिफरेंट है एंडोक्राइन ग्लैंड, कौन सा भी हो सकता है। जैसे आप कोई भी कर दें, एड्रीनल ग्लैंड कर लें, टेस्टिस कर लें, ओवरी, और इसके अलावा पैनक्रियाज, ठीक है, पैनक्रियाज में से भी इंसुलिन सेक्रीट होता है, ठीक है, तो जो कि ब्लड में जाता है। इन ऐसे अगर हम ले लें तो इससे अपने अपने ऑर्गन में जाएगा, लेकिन ऑर्गन इसका कोई ना कोई ऑर्गन है, कई ऑर्गन कोई करता है, जैसे हार्ट रेट को करता है, और उन ऑर्गन से वो कौन सा ऑर्गन है, सबके लिए अपने अपने ऑर्गन है, उन ऑर्गन से क्या होगा, फीडबैक मैकेनिज्म होगा। और वो फीडबैक मैकेनिज्म किसके पास भेजा जाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड के बाद। तो जब ऐसा होगा तो ऐसे में वो हार्मोन को रोक देगी, तो कितना कब भेजना है कब लेना है। इस मैकेनिज्म को क्या कहते हैं, वापस फीडबैक देना। यस, अब ठीक है, अब इनकी एक्स्ट्रा आफ्टरनून क्लासेस बंद करो, अब ये तेज हो गए। ये चीज जैसे प्रिंसिपल के पास से फीडबैक पहुंचेगा तो वो आ करके टीचर बोल देंगी आपकी आफ्टरनून क्लास कैंसिल हो गई, मजे करिए। ये चीज होती है, ऐसे थोड़ी कि पनिशमेंट दिया जाए तो दिया ही जाएगा, तो वही चीज होती है। इस चीज को क्या कहते हैं, फीडबैक मैकेनिज्म। ये काम करता है, हम इनसे फीडबैक लेते हैं, लेकिन क्या इनको पता है कि ये चीज हम इनके पापा को बताते हैं, ये इनको नहीं पता होगा। तो ये चीज इस चीज को ये होती है कि पिछले इतने टेस्ट में इतने नंबर आ रहे हैं, आप थोड़ा उधर से खींचिए, हम इधर से खींचते हैं, तो ये जो खिंचाव पड़ता है तो फिर बाद में रिजल्ट आता है। ठीक है, चोरी हमारा और इनके पापा की साझेदारी है, ये उसके बीच में नहीं पड़ना, ये बीच में मीडिएटर, लेकिन इन्हें कई चीजें पता नहीं, ये बात होती है। समझ में आ गई बात कि नहीं। और फिर इनके सामने ऐसे क्यों करेंगे, हाँ बहुत बुरा है, पिताजी भी बहुत, और इनको हटा, अच्छा तुम जाओ, इनको पापा जी भी हटा देंगे, फिर बात होती है। तो इसलिए हाउ डज इट, कैसे ही तो होता है कि दैट इज इट पिट्यूटरी ग्लैंड, ये मास्टर ग्लैंड क्यों है, ग्लैंड इज कॉल्ड master gland as it regulates, मतलब इसमें एक रिलीजिंग हार्मोन है। ये बात तुम्हें समझ में आई। वो सारे हार्मोन नहीं है जो ये खुद नहीं कर रहा है, लेकिन इसके पास एक स्विच है कि कब स्विच ऑन करना है और कब स्विच ऑफ करना है। तो दैट इज स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ मैकेनिज्म। उस चीज को कहेंगे रिलीजिंग एंड इनहिबिटरी हार्मोन। इसमें कौन से हार्मोन्स हैं, रिलीजिंग हार्मोन्स भी हैं और इनहिबिटरी और स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ हार्मोन्स। ऐसा भी सिस्टम एज इट रेगुलेट द अमाउंट ऑफ हार्मोन्स secreted by other glands। इस चीज को कहते हैं इट रिलीजेस, क्या रिलीज करता है बोलो, रिलीजिंग एंड इनहिबिटरी हार्मोन्स। ये ठीक है। एंड कनेक्टेड टू ऑर्गन्स, जो उसके टारगेट ऑर्गन्स हैं, बाय फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है, दैट इज स्विच ऑन
एन ऑफ सिस्टम, ऐसा सिस्टम, एंड गेट्स फीडबैक। किससे फीडबैक पाएगा? ये 3 नंबर का अलग से भी क्वेश्चन आ चुका है कि हाउ द एंडोक्राइन सिस्टम एक्ट्स ऑन फीडबैक सिस्टम, तो उसमें ये चार्ट बनता है। 3 नंबर के क्वेश्चन में आया था कि फीडबैक मैकेनिज्म कैसे काम करता है, कितना भेजना है कितना नहीं भेजना है, ये तो किसी न किसी के द्वारा निर्धारित होना चाहिए ना, ठीक है। फीडबैक फ्रॉम टारगेट ऑर्गन। अगर रामनवमी का भंडारा है तो वहां एक आदमी हाथ लगा खड़ा हो जाएगा, पीछे से इशारा होगा भीड़ बढ़ गई है, सब पट्टियां बंद हो गई, तो वो नहीं जाने देगा। जब भंडारे से लोग उठेंगे तो वो फीडबैक मैकेनिज्म है। इसी तरह तुम्हारे स्कूल का चपरासी है, बच्चों को बाहर जाने देना है कि नहीं जाने देना है, ये फीडबैक मैकेनिज्म है कि हाँ ये 10th के, वो रेगुलेट करता है कौन जाए या कौन ना जाए। इस चीज को कहते हैं रेगुलेशन। अब आगे देखो, now question number 11, auxin promotes the growth of a tendril around a support। इस चीज को देखो कि जब एक पतली शाखा होती है जिसको टेंड्रिल कहते हैं या वल्लरी कहते हैं, हिंदी में आप लोग इसे वल्लरी कहते हो, और पतली सी शाखा जो घूम घूम के चलती है उसे क्या कहते हैं? वल्लरी। सर वो क्या लिखा है? It releases releasing and inhibitory hormones। inhibit करने का मतलब है रोकने वाला, ठीक है। अब जरा देखो कि क्वेश्चन नंबर 11, ऑक्सिन क्या है? इज ए प्लांट हार्मोन and its primary function is it is growth hormone। It is found in shoots। जो भी होगा शूट्स पे पाया जाएगा। टूवर्ड्स, ये ऐसा चीज होता है। तो अब यहाँ पर हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? क्योंकि ये उस पर चढ़ने वाला तो थिग्मोट्रोपिज्म की बात कर रहे हैं। या तो टूवर्ड्स सनलाइट पाया जाएगा और अवे फ्रॉम थिग्मस, अवे फ्रॉम टच। कैसे पाया जाएगा? देखिए, टूवर्ड्स सनलाइट, अगर मैं दोनों ही बातें बता देता हूँ। सर पर जो रिलीजिंग हार्मोन है वो तो हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। क्या? जो रिलीजिंग हार्मोन है वो तो हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस इसकी सेक्रेटरी है, वो इसको मदद करता है फीडबैक मैकेनिज्म में। अभी देखो फिर से पूछता हूँ कि ये कंट्रोल कौन करता है? इट कंट्रोल्स ना, एक मिनट देख लें, इसे क्लियर कर लेते हैं। Which releases releasing and inhibitory hormones। The hypothalamus releases both releasing and inhibiting hormones. इसमें हाइपोथैलेमस बोला, अब इस चीज को करेक्ट करें। Somatostatin. Which hormone is released by pituitary gland and why it is called master gland? ये ठीक बता रहे हैं। ये जो रिलीजिंग एंड इनहिबिटरी है, Pituitary gland or master gland releases hormones like growth hormone and others. It's called the master gland because it controls other endocrine glands such as the thyroid and adrenal glands. For medical advice or a diagnosis, consult a professional. because it controls the function of। देखो अभी तो ये चीज हटा दो तुम। Why it is called? Because it controls the other। ये लाइन हटा दीजिए आप, ठीक है। Although it controls other gland, the pituitary gland itself is regulated by hypothalamus। ठीक है, ये वाली लाइन हटाओ, कट करो ये। और ये भी याद रखिए कि कौन रिलीज करता है? That is hypothalamus। It controls the other gland but self controlled by hypothalamus। इसमें क्या लिखा है? देखो, हाइपोथैलेमस जैसे किसी बॉस को उसकी सेक्रेटरी कंट्रोल करती है, अभी आपको यहाँ जाना है वहाँ जाना है, तो क्या लाइन लिख रहा है बताओ? इटसेल्फ, पिट्यूटरी ग्लैंड इज इटसेल्फ रेगुलेटेड बाय हाइपोथैलेमस। ये सबको कंट्रोल कर रहा है बॉस, लेकिन बॉस को कौन कंट्रोल कर रही है? सेक्रेटरी।
ये बात है, यही चीज ऐसा इसमें लिखा है पिट्यूटरी ग्लैंड, लेकिन ये हार्मोन रिलीज नहीं कर रही है। वो कह रहे हैं कौन रिलीज इससे करवा रहा है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को अगर तुम दूसरी भाषा में कहोगे, वो इसको असिस्ट करती है काम करने में, तो वो इसकी सेक्रेटरी कही जाएगी। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? तुम्हें क्या करना है, जैसे नेता को उसका जो IAS अफसर होगा वो बताएगा तुम्हें यहाँ जाना, ऐसे बोलना, ये पर्ची है, ये सब बोलना है तुम्हें वहाँ। तो उसी तरीके से है वही बॉस, बट लेकिन है किसी के अधीन। इसलिए क्या लिखेंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड इटसेल्फ इज कंट्रोल्ड बाय हाइपोथैलेमस। और ये लाइन कट कर दो, ये तुम अपनी जानकारी के लिए बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है कि दैट इज, ये हमने इसमें लिख दिया ना, ये रिलीजिंग वाली हटा दो, सही है, ये लाइन हटा दीजिए। बाकी चीजें ठीक है, इसमें स्विच ऑन स्विच ऑफ सिस्टम है, फीडबैक सिस्टम है, एंड इट इटसेल्फ इज कंट्रोल्ड बाय मास्टर ग्लैंड है। जैसे मास्टर होता है, बॉस होता है, तो बॉस सबको कंट्रोल कर रहा है, लेकिन बॉस के ऊपर कौन है? उसकी सेक्रेटरी। सर वो स्विच ऑफ स्विच ऑन भी कटेगा। अच्छा, इसको भी चेक कर लेते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड है स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ सिस्टम। यस, वो सब ठीक है। देखो स्विच ऑन स्विच ऑफ सिस्टम है प्रिसाइजली मैनेज्ड बाय हाइपोथैलेमस। समझ में आई बात कि नहीं? और सब कुछ ठीक है। इट रिलीजेज स्टिमुलेटरी हार्मोन, जो दूसरे को स्टिमुलेट कर दे, ठीक है। हाउएवर सेल्फ इज कंट्रोल्ड बाय, तुम अगर सेक्रेटरी सबको बोले ये स्टिमुलेटिंग हार्मोन सेक्रेट करता है, बॉस सबको बोलेगा तो सब मोटिवेट होंगे, लेकिन वो सेक्रेटरी बोलेगी किसी को तो क्या कोई मोटिवेट होगा? नहीं होगा। तो ये स्टिमुलेटरी हार्मोन सेक्रेट करता है, बट लेकिन सेल्फ किससे रेगुलेट होता है? लिख लो, एंड इट इज सेल्फ रेगुलेटेड बाय, self controlled by hypothalamus, and pituitary gland is self controlled by, बाकी चीज पलट ठीक है, बस यही लाइन करता हूं, self controlled by hypothalamus। अगला देखो, दो चीजें तुमको बताएं। एक तो जो ऑक्सिन है, ये हमारे इस क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, लेकिन तुमसे पूछा जा सकता है कि वाई, जो भी, अगर यहां पर देखो सनलाइट है तो सनलाइट पड़ेगी तो ये क्या होगा? इट इज फाउंड इन शूट्स अवे फ्रॉम सनलाइट। कहां पाया जाएगा? बोलो, अवे फ्रॉम सनलाइट। अगर यहाँ ऑक्सीजन है तो अब इसकी ग्रोथ कैसे होगी बताइए? ये ऑक्सीजन है तो ये बढ़ता चला जाएगा। अगर मेरा ये हिस्सा बढ़ रहा है तो दूसरा हिस्सा तो नहीं बढ़ रहा है, तो इसको कर्ड होना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर ये कैसा हो जाएगा बताइए? that it will be more growth and this side there is no growth। तो ये किधर की ओर बेंड हो गया बताइए? It is bent towards sunlight। सबका यही होता है कि नहीं? However, this is not related to this question, क्योंकि यहाँ टेंड्रिल की बात कर रहा है। तो अब दूसरी चीज देखो, ये ऑक्सीजन ने इसकी सपोर्ट कर दी, अब फिर ये सन जब इधर गया तो फिर वो उधर चला गया, उधर से भी ग्रोथ कर दी। ये नहीं कि पेड़ झुका ही झुका नहीं रहता, सन भी तो इधर से उधर चला जाएगा, तो भी इधर बढ़ा, अब फिर उधर चला गया तो उधर बढ़ गया, तो सीधा हो गया। ये चीज सन तो मूव करता रहेगा, तो इसलिए ऐसे धीरे धीरे ग्रोथ चलती रहती। अब अगला देखिए, मान लीजिए ये टेंड्रिल है, ये सपोर्ट है, और किसी भी प्लांट का टेंड्रिल है इसमें से, ठीक है, जैसे अमरबेल या कस्क्यूटा। तो कस्क्यूटा में क्या होगा बताओ? अब यहाँ पर ऑक्सीजन किधर जाएगा? ये एक इसको सपोर्ट यहीं तक हैंग कर रही मान लीजिए, और इसकी टेंड्रिल है। तो अब यहाँ पर ये जैसे टेंड्रिल यहाँ आ गई टच करते हुए, ये देखो, तो ये मुझे बताओ ऑक्सीजन किधर जाएगा? जहाँ टच हुआ है उधर जाएगा कि अवे जाएगी? बार बार इस पर टच कर रही है, छू रही है, तो ये सिर्फ इसको टच कर रही है हवा की वजह से। तो अगर ये थिगमस के अवे जाएगा और शेड के भी कहाँ जाएगा? अवे। शेड के अवे जाएगा तभी तो ये उधर की ओर बढ़ा। तो ये कौन सा हार्मोन है बताइए?
ऑक्सीजन, और यहाँ पर भी है थिकनेस यानी टच, तो इसके हवे चला गया ऑक्सीजन, और इस वजह से बोलो क्या हो गया, ये इधर की ओर मुड़ गया। एंड इन दिस वे इट रैप्स, जहां जहां टच करेगा, मान लीजिए ये बार बार टच कर रहा है इस पे, तो उधर की ओर ऑक्सीजन चला गया और ये मुड़ गया, क्योंकि इसकी ग्रोथ हो गई ना। फिर और आगे भी बढ़ता चला गया, फिर वहां भी जहां टच करेगा तो ऐसे लिपटता चला जाएगा, टच के हवे जाके मुड़ जाता, कर्व हो गया ना। टच है, जहाँ पे टच करते वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं करता, जहाँ पे नहीं करता वहाँ पे। हाँ वो उसके दूसरी तरफ चला जाएगा, जहाँ टच है तो सर्वाइवल के लिए ऐसा कर रहा है, दूसरी तरफ चला जा रहा है, वहां फिर कर्व हो गया, वहां ग्रोथ हो गई, तभी तो पकड़ पाएगा उसको। सही है, तो अब इस चीज को लिखें आप नाउ। ओके, देखिए सो इन केस ऑफ टेंड्रिल, टेंड्रिल का मतलब क्या होता है, ये जो ऐसे अवे फ्रॉम के आगे क्या है? अवे फ्रॉम के आगे अवे फ्रॉम टच, टच भी लिख सकते हो या क्या लिख सकते हो, सपोर्ट। सो इन केस ऑफ टेंड्रिल, टेंड्रिल कहाँ पाया जाता है, जो इंटर कैलरी है उस जगह पे पाया जाता है। ये बात तुमको मालूम है कि यहाँ पे कुछ चीज अगर निकल रही है, यहाँ एक लीफ निकली हुई है, तो ये जो पोजीशन है मिड रिब है, यहीं पर टेंड्रिल पाया जाता है, इंटर कैलरी पोजीशन। समझ में आ गई बात आपको, तो ये पोजीशन क्या कहलाएगी, इंटर कैलरी, तो वहां से बढ़ता है। इन केस ऑफ टेंड्रिल ऑफ अमरबेल क्या होता है, when it touches the support, वो डायग्राम बना लेना, touches the support, oxygen moves away from support, and that region, और वो region क्या होगा, grows more than the region in contact with support. और उसकी वजह से क्या होगा, hence it becomes curved and gasps, इस चीज को पकड़ने को क्या कहते हैं, grasp and grasp the support, hence it curve inward, so tendril get curved inward, और क्या होगा बोलो, and grasp the support. And grasp the support. ऐसा तो हम लोगों ने वीडियो में भी देखा है कि ये जो है अब ये आगे बढ़ने के लिए ये कहीं इस पे ऐसे घूमती चली जाएगी, तो सपोर्ट है, जहाँ इसको सपोर्ट मिलेगा जगह जगह सपोर्ट करती चली जाएगी। तुम लोगों ने बहुत सारे तुरई है या लौकी सबने देखा होगा कैसे घूम घूम के चलती। ओके, क्वेश्चन नंबर 12। सर अगर दूसरी तरफ सन हो तो फिर ऑक्सीजन आगे जाएगा, सन तो मूव करता रहेगा, तो ये मतलब अगर इस वाले फिगर में लेफ्ट साइड में सन हो, इस वाले में तो अगर लेफ्ट साइड में सन हो तो फिर ऑक्सीजन कहाँ जाएगा? ये तो सन के मूव से पहले ही तुमको एक दिन में ये करीब करीब इतनी बढ़ जाती है, इसका मूवमेंट इतना नहीं होता है। सन वाला तो ठीक है, जैसे सनफ्लावर में होता है, तो इसकी टेंडेंसी ये बहुत फास्ट मूविंग है। ओके, बाकी उसका अपना सर्वाइवल है, वो जैसे करे उसको तो सपोर्ट लेना ही है, वो अपना मैनिपुलेट करेगी, उसकी मर्जी कैसे करे। कह दो एक तरफ सांप है एक तरफ खाई है, अब मैं कहाँ जाऊं, तो वो जो बेटर सिचुएशन होगी उस प्लांट के लिए वो उसके लिए काम में आएगी। उसके लिए धूप ज्यादा जरूरी है कि सपोर्ट ज्यादा जरूरी है?
तो हम तो ये देखते हैं, हमारे यहाँ जितने भी इस तरीके के प्लांट्स हैं वो सपोर्ट पहले देखते हैं। धूप कितनी भी देते रहो, अगर तुमने उन पे रस्सी नहीं लटकाई है तो वो मर जाए। सन कितना भी करता रहे इधर उधर जाके, वो उनको सपोर्ट पहले चाहिए, और सपोर्ट के लिए फास्ट है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, Which hormone promotes cell elongation and cell division in plants? कौन सा है? That is cytokinin. Kinin का kinesis का मतलब ही है division. The effect of gibberellin is opposed due to which plant hormone? Gibberellin को कौन अपोज करता है? एब्सिसिक एसिड। अब देखो जिब्रेलिन का काम और एब्सिसिक एसिड का काम देखो, इनमें अलग अलग लिखो। सर जो पहला वाला है इसमें सेल एलोंगेशन टॉक्सिन करता है, दोनों ही काम करता है। साइटोकिनिन उसका सहयोगी है। अभी मैं फिर से देख लेता हूँ, ये दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं। नाउ which plant hormone promotes cell elongation and division in plants? पहले क्वेश्चन में अभी जो किया था तो उसमें क्या लिखा था? Which plant hormone promotes cell elongation and division in plants? बुक में कुछ बता रहा है? Which plant hormone promotes cell elongation and division in plants? Auxin is the main plant hormone that promotes cell elongation, especially in stems, and also stimulates cell division. Gibberellins also contribute to stem elongation and division, while cytokinins primarily promote cell division and growth. Racinosteroids also play a key role in growth. तो सेल इलॉन्गेशन के लिए ऑक्सिन लिखो, आप सही कह रही हैं। सेल इलॉन्गेशन के लिए ऑक्सिन लिखो और सेल डिवीजन के लिए क्या लिखो? साइटोकिन। यहाँ पर दो आंसर होंगे, तो इसका आंसर चेंज करो। दैट इज सेल इलॉन्गेशन इज डन बाय ऑक्सिन एंड सेल डिवीजन कौन करेगा? सेल डिवीजन बाय साइटोकिन। अब इसको एक बार और टेबल बनवा देते हैं तो फिर चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए हमारे पास कौन कौन से प्लांट हार्मोन है? दैट इज ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, सर डबल बी। ठीक है, और इसके अलावा कौन सा है? एब्सिसिक एसिड। और कौन सा है? इथाइलिन। और एक कौन सा है? इथाइलिन। सही है। यही पांच ही है ना? इन पांचों के फंक्शन देखो। चलिए तो ओके, एब्सिसिक एसिड, एक एब्सिसिक एसिड हो गया और एक इथाइलिन भी मान सकते हैं, वो राइपनिंग के लिए बस। ठीक है, अभी कुछ लोग 6 भी बता रहे हैं नेट में, लेकिन उतना हमें नहीं देखना है जितना अपने में। ओके, 5 इथाइलिन को मिला लो। इथाइलिन का भी हम लोग रिकंसाइल करेंगे, इथाइलिन किसके किसके। तो सबसे पहले देखो ऑक्सिन क्या करता है, हम कई चीजें देखेंगे। एक सेल इनलार्जमेंट, तो कौन कौन करता है ये देखेंगे। सेल एनलार्जमेंट का देखिए तो ऑक्सिन करता है, और दूसरा देखो इसके अलावा जिब्रेलिन भी सेल एनलार्जमेंट करता है। ओके, आगे साइटोकिनिन, ये इस काम में मदद नहीं करता है, वो सेल डिवीजन नहीं करता है, ये नहीं करता है। साइटोकिनिन और ये सब नहीं करते। अब देखो सेल डिफरेंशिएशन कौन करता है? किसी को जाइलम बना देना है,
किसी को फ्लोएम बना देना, इसको क्या कहते हैं? सेल डिफरेंशिएशन। सब अलग अलग काम करते हैं प्लांट में, अलग अलग टिश्यू है, तो उसको क्या कहेंगे? सेल डिफरेंशिएशन। सेल डिफरेंशिएशन भी ये करता है। और ऑक्सिन जैसा आपने बताया था, इसमें लिखा है प्रमोट्स फ्रूट ग्रोथ। However, cytokinin is found in maximum amount in fruits. ऑक्सिन भी करता है fruits। और देखो, that is cell differentiation करता है जिब्रेलिन, लेकिन ये किसकी प्रेजेंस में करता है? इसकी प्रेजेंस में, ऑक्सिन की प्रेजेंस में ये करता है। ऑक्सिन होगा और ये नहीं करता। अच्छा, सेल डिवीजन कौन करेगा? सेल डिवीजन एक चीज है सेल को बढ़ाना, फिर उसको अलग अलग काम में लगाना, और एक सेल को तोड़ना। तो सेल को तोड़ने का काम किसका है? साइटोकिनिन का। और आगे देखिए, नाउ इसके अलावा सिंथेटिक ऑक्सीन एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर में प्रयोग किए जाते हैं। बहुत जगह क्या होता है, सिंथेटिक ऑक्सीन का इंजेक्शन दे दिया जाता है, तो आपकी अगर लौकी छोटी सी है तो अगले दिन इतनी बड़ी हो जाए, तो उसको कहते हैं सिंथेटिक। ठीक है, तो वैसे तो साइटोकिनिन के बारे में लिखा है कि वो फ्रूट में पाया जाता है, वो तो नेचुरल है, लेकिन ये उसको बढ़ाना चाहते हैं तो फिर लोग सिंथेटिक डालते हैं। वो फ्रूट से एक दिन में कद्दू लौकी बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। अगला देखो, नाउ ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी कौन करता है? ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी और मेंटेनिंग ऑफ डोरमेंसी कौन करता है? मेंटेनिंग यानी डोरमेंसी नहीं टूटने देना, वो कौन करता है? ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी जिब्रेलिन करेगा, सही है। और साथ में मेंटेनिंग को कौन करेगा? एफसीसी। ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी, सोया हुआ बीज है, अब वो जर्मिनेट कर जाए तो कहते हैं अपना उसने डोरमेंसी जो सुप्तावस्था है वो तोड़ दी है। तो ब्रेकिंग कौन कर रहा है और उसको मेंटेन कौन कर रहा है कि जब तक इंश्योर ना कर ले वार्मथ एंड मॉइस्चर है तब तक कहे नहीं तुम्हें तब तक नहीं टूटना है जब तक वार्म। ये जल्दीबाजी मत करो जर्मिनेट करने की। तो कौन बचाए रखता है जब तक कि वार्मथ और मॉइस्चर ना आ जाए? एफसीसी। कैसे? और अगर आ जाए तो कौन कहता है ठीक है अब सही मौका आ गया, तो ये जिब्रेलिन करेगा। अब देखो, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा कौन करता है और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा कौन करता है? प्रमोशन ऑफ फ्रूट ग्रोथ कौन करता है? देखो, प्रमोटिंग फ्रूट ग्रोथ में इनमें तीनों का नाम लिखा है, ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साथ में साइटोकिनिन, आप लिख लो। लेकिन सबसे ज्यादा मात्रा तुम्हारी बुक में क्या दिया गया है? मैक्सिमम अमाउंट। तो प्रमोट्स, नोट्स के लिए ठीक है, प्रमोशन ऑफ फ्रूट ग्रोथ, तो इसमें इनका सबका नाम आ जाएगा। इतनी बात ठीक है। अब जरा देखो कि कौन ऐसा है जो ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा करता है और कौन ऐसा क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा कौन करता है? ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। अब फिर एक बार इस पर एक नजर डाल देंगे कि मेनली इनके काम क्या क्या हैं। और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा देख लीजिए, दैट इज ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा साइटोकिनिन कर रहा है और क्लोजिंग कौन कर रहा है? एफसीसी। कैसे? इसमें डोरमेंसी के मामले में एक काम कौन कर रहा है? जिब्रेलिन कर रहा है और एक ही कर रहा है। लेकिन ये तो डोरमेंसी की बात हो गई। अब ओपनिंग और क्लोजिंग की बात की जाए तो एक काम साइटोकिनिन कर रहा है और एक काम कौन कर रहा है? ये बंद करने का ही काम करता है सारा। एजिंग ऑफ लीफ कौन करता है? एजिंग ऑफ लीव्स, दैट इज एफसीसी। कैसे? और डिले इन एजिंग कौन करता है? साइटोकिनिन। ठीक है, तो ये और भी कुछ काम करता है, दैट इज डिले इन एजिंग ऑफ लीव्स। और विल्टिंग कौन करता है? बोलो। दैट इज एजिंग एंड विल्टिंग ऑफ लीव्स। ये काम यही है, पत्तियों का गिर जाना एंड विल्टिंग ऑफ लीव्स। इतनी बात समझ आ गई? इस चीज को आपको ध्यान रखना है
कि सब लोग सेल ग्रोथ करते हैं, ये सबसे ज्यादा कर रहा है। एनलार्जमेंट डिफरेंशिएशन ये कर रहा है। साइटोकिनिन का सिर्फ एक काम क्या है, जिब्रेलिन ऑलवेज वर्क्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन, इसके ऊपर लिख लो, अकेले काम नहीं करता, ये वर्क्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन। एक बार ये चार्ट अपनी तरफ से तैयार कर लेना तो यार ठीक है। अगला सवाल देखिए। सर इथाइलिन का कुछ नहीं। इथाइलिन सिर्फ राइपनिंग करेगा, इथाइलिन। और भी देख लेते हैं, दैट इज ग्रोथ एक्टिविटी राइपनिंग ऑफ फ्रूट। और देख लेते हैं इसको और क्या क्या कर रहा है, सर ग्रोथ एक्टिविटी भी इनहिबिट करता है। चेक करके ही लिखेंगे, अभी फिर गड़बड़ हो रही है ना अपने मन से। इतना याद करने में, ये याद करते इसको याद करके ही जाना पड़ेगा तुमको, सब इधर उधर हो जाता है। इस टेबल में कोई ऐसा नहीं है कि सिंक्रोनाइज कोई रखने का तरीका नहीं मिल पा रहा है, इसे कैसे याद रखा जाए। तो इसलिए ऐसा कुछ ट्रिक मिल जाए तो पता चल जाए कि वही ट्रिक आपको भी बता दी जाए। नाउ व्हाट इज फंक्शन ऑफ इथाइलिन? सर वो क्या लिखा है, ईजिंग एंड Ethylene, which is C2H4, Regulate growth करता है। regulates growth, stress responses, and development. It's known for ठीक है। ripening fruits, promoting कितना seed बढ़ना growth, इस चीज को करता है दोस्तों? breaking seed dormancy, and stimulating root growth. ये चीज सब चीजें, स्ट्रेस रिस्पॉन्स, तो इतनी चीज है, बहुत सारी चीजें ये कर रहा है। देखो ये क्या करेगा, जर्मिनेशन में हेल्प करेगा, और इसके अलावा फ्लावरिंग कौन देगा, फ्लावरिंग देगा, और इसके अलावा और क्या करेगा, इतना ही है। और ग्रोथ रेगुलेट करता है कि अचानक तुमको नहीं बढ़े। ओके, आगे देखो। The effect of gibberellin is opposed due to which plant hormone? तो तुम्हें जिब्रेलिन के बारे में क्या लिखना है, इससे देख के सोचो तो कैसे अपोज होगा। इसका आंसर लिखो, ये आंसर नहीं है, ये तो बस ठीक है, एक टेबल है इस पे देखेंगे। दैट इज नाउ जिब्रेलिन इज मेंटेनिंग, ये क्या कर रहा है देखो, ब्रेकिंग डॉर्मेंसी, while एफसीसिक एसिड इज मेंटेनिंग डॉर्मेंसी। ये तो हो गया, और तो कोई कंट्रास्ट नहीं मिल रहा, और कुछ मिल रहा है। जिब्रेलिन इज हेल्पिंग इन सेल डिफरेंशिएशन एंड सेल एनलार्जमेंट, हाउएवर देयर इज नो रोल ऑफ एफसीसिक एसिड। वो रोकता नहीं है, बट उसका रोल नहीं, ये नहीं कहेंगे कि रोक रहा है। ठीक है, लिखो इस चीज को। नाउ जिब्रेलिन क्या कर रहा है, इज ब्रेकिंग द हेल्प्स इन ब्रेकिंग डॉर्मेंसी। और जबकि एब्सिसिक एसिड क्या करेगा, ये इनहिबिट्स, ये क्या करेगा बताओ, मेंटेन्स डॉर्मेंसी। यहां आप ये समझ लो कि हिटलर के समय के जो सीड्स से अभी तक डॉर्मेंट हैं, वो उन्होंने घड़े में रखे थे, तो उसको किसने मदद की, और अभी भी अगर उसे बोते हैं तो सोइंग करने पे अभी भी जर्मिनेट हो रहे हैं। एब्सिसिक एसिड नहीं तो उन्हें ऐसा बना कर रखा, नहीं तो उनकी डेथ हो जाती। अगला देखिए, इतना ही इनमें लिखना है, दैट इज बी। क्वेश्चन नंबर, अब इसका सी पार्ट देखो। नेम द हार्मोन हुज डेफिशिएंसी रिजल्ट्स इन डॉर्फिज्म। किसकी, ग्रोथ हार्मोन दैट इज रिलीज्ड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, तो जिसकी डेफिशिएंसी, सो ग्रोथ डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन
एक होता है डॉफिज्म और दूसरा क्या होता है गिग्नेटिज्म। बहुत गिग्नेटिक, बहुत बड़ा हो गया तो क्या कहते हैं गिग्नेटिज्म। सो दैट इज डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन रिलीज्ड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। सर लिखा थोड़ी है ह्यूमंस हाँ? में। कौन सा? मैं वो सोच रहा था। नहीं, डॉफिज्म प्लांट में नहीं होता है। ऐसे होते हैं कि ये ह्यूमन के लिए और कोई ऐसा प्लांट में नहीं है कि कोई चीज जिसकी deficiency ऑक्सीजन की deficiency। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड ये क्या होगा रिजल्ट इन डॉफिज्म। अगला देखो, नेम द एंडोक्राइन ग्लैंड एसोसिएटेड विद ब्रेन। ब्रेन में कौन सी ग्लैंड है? देखो ब्रेन के अंदर एक ऐसा, देखो यहाँ इसके अंदर भी है और एक बाहर भी होती है। एक तो होती है पिनियल ग्लैंड जिसका कोई फंक्शन ही नहीं, लेकिन ये अंदर वाली कौन सी है, बाहर वाली कौन सी? पिनियल ग्लैंड फंक्शन है ना। पिट्यूटरी ग्लैंड होगी, बाहर हाइपोथैलेमस, यही चीज है ना। एक बार चेक कर लो बुक में। पिनियल का फंक्शन तो है सर एक्चुअली में। नो अंदर हाइपोथैलेमस। अंदर हाइपोथैलेमस है, चेक करो। Which gland is found in brain? बुक में है तो बुक से तुरंत चेक कर लो। Which endocrine gland is found in brain? Which endocrine gland is found in brain? The main endocrine glands in the brain are the pituitary दो ही है, पिट्यूटरी ग्लैंड और पिनियल ग्लैंड। तो आप इसको लिखो, ये पिट्यूटरी है और यहाँ पिनियल है, लेकिन पिनियल का कोई फंक्शन नहीं है। सर पिनियल का फंक्शन देर से सर वो स्लीप, हाँ ये लिख लो, ये पहले भी आप लोगों ने बताया था। इट मेंटेन्स द स्लीप साइकिल। और ये दोनों ही हैं। ये कौन सी बोलो? बैलेंसिंग भी वही करता है ना। पिट्यूटरी ग्लैंड। और जो बाहर में वो कौन सी है? हाइपोथैलेमस। ओके, अभी तक तुमको ये पता चल चुका है, इट असिस्ट इन पिट्यूटरी ग्लैंड, इट रिजल्ट इन दैट इज रिलीजिंग एन इनहिबिटरी हार्मोन्स, और ये इसको असिस्ट कर रहा है। ये मास्टर ग्लैंड है क्योंकि सबको रेगुलेट कर रही है। अच्छा, इसका काम क्या है? स्लीप साइकिल मेंटेन करना। हमें ज्यादा नहीं लिखना है तो ये लिख दें कि द पिनियल ग्लैंड एंड पिट्यूटरी ग्लैंड्स आर फाउंड इन ब्रेन। और ये बाहर है, अंदर का वो बुक निकालो, इसमें मत देखो। ऐसे नहीं, बुक से देखो। बुक में क्या दिया है? इसमें कह रहा है कि दोनों अंदर। अभी देख लेते हैं हाइपोथैलेमस कहाँ बनी है। ये हाइपोथैलेमस के अंदर है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि इसको फिर से लिखा है, which endocrine glands are found in brain? Pineal gland and hypothalamus. हाइपोथैलेमस को इन्होंने ऐसे दिखा दिया है, ये इसके बाहर भी एक ऐसे बना दिया। तीनों का नाम लिखो, ठीक है। All three are found in brain. तो अब इसमें बस इनकी अलग अलग लोकेशन है, मिड ब्रेन के पास में कहीं पर है बस, ठीक है। ऑल थ्री ग्लैंड्स आर फाउंड इन ब्रेन। ओके, which gland secretes digestive enzymes as well as hormones? इसके लिए डायग्राम बनाना पड़ेगा क्या? हाँ? डायग्राम बनाना है इसका? डायग्राम नहीं बनाना, आप तीनों का नाम लिख दीजिएगा। ऑल थ्री ग्लैंड्स आर फाउंड इन ब्रेन। दैट इज which gland? पिनियल, पिनियल, पिनियल ग्लैंड। सर पिनियल एक
hormone with the secret हाँ करते हैं ना मेलाटोनिन ना, यस, sleep cycle regulate मेलाटोनिन को सेक्रेट करता है। ओके, विच ग्लैंड सेक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम एज वेल एज हार्मोन्स? पैंक्रियास। पैंक्रियास। पैंक्रियास सेक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम। वो आप नाम लिख लीजिएगा, पूछा तो नहीं गया है। डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है। कहाँ सेक्रेट करता है? दैट इज इन अपर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, अपर पार्ट ऑफ स्मॉल, एंड ऑल्सो इट सेक्रेट, और दूसरा क्या सेक्रेट करता है? एंड ऑल्सो इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन पलक क्या करेगा? ब्लड शुगर रेगुलेट। दैट इज, ये जो ग्लूकोज को तोड़ेगा, विच ब्रेक्स डाउन ग्लूकोज एंड बॉडी गेट्स एनर्जी। अगर ग्लूकोज टूटेगा ही नहीं तो बॉडी को एनर्जी मिलेगी। जिसमें इंसुलिन की कमी है उसका, वो कभी यूरिनेट करेगा, देखोगे वहाँ चीटे ही चीटे हो जाएंगे, उसके ब्लड में शुगर ही शुगर होगा, और फिर क्या होगा कि दैट इज एक्स्ट्रा शुगर होगा, तो वो किडनी उसे बाहर निकालेगी, उसका तो और क्या काम है। तो इसका मतलब है कि इंसुलिन की कमी से डायबिटीज हो जाएगा, विच ब्रेक्स डाउन शुगर। अगर मान लीजिए जैसे ये एक शुगर का पार्टिकल है, तो इसमें ये जो इंसुलिन इसके अंदर जाता है तो ये चाबी की तरह काम करता है। इसके अंदर ये कैविटी है, तो ये इसके अंदर बिल्कुल वैसे ही जैसे जाएगा, की एंड लॉक सिस्टम है, और इसके अंदर जाके वैसे तोड़ देगा, तो ये दो पार्ट में हो जाएगा, की एंड लॉक सिस्टम की तरह। ये ग्लूकोज है, ये इंसुलिन है। समझ में आ गई बात आपको? सो इन दिस वे जितने भी एंजाइम्स हैं वो सब की एंड लॉक सिस्टम पे काम करते हैं, वो दूसरी जगह नहीं जाते हैं। उनका जो काम है वो उसी लॉक में, उसी सरेशन में, उसी कैविटी में जाएंगे और उसको तोड़ते हैं। Which endocrine gland is present in males but not in females? ठीक है, लिख लो, testes। अगला देखिए, with labeled diagram describe activity to show the gravity changes the direction of a plant part। चलो, इन्होंने बताया जियोट्रोपिज्म की बात की जा रही है, तो विद हेल्प ऑफ डायग्राम कैसे शो करोगे? है ऐसा तुम्हारे पास कोई डायग्राम है? लेटा होगा ना। बिल्कुल सही, वही एक तरीका है शो करने का। तो अब जरा देखो, इन विद लेबल्ड डायग्राम, और इसमें जो रूट्स है वो कैसा दिखा दें? ऐसे दिखा दें, ठीक है। तो दैट इज रूट्स आर मूविंग टुवर्ड्स ग्रेविटी। इसको कौन सा जियोट्रोपिज्म कहेंगे बताइए? पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। और ये नेगेटिव शूट नेगेटिव इज मूविंग नेगेटिव अपोजिट टू ग्रेविटी। यही तो हो रहा है, अपोजिट टू ग्रेविटी, एंटी ग्रेविटी। इट इज नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। ये 3 मार्क्स का है। और क्या लिखेंगे इसमें? डिस्क्राइब कर रहा है, देखिए कुछ लिखने के लिए। With labeled diagram describe the activity to show that gravity changes the direction of plant part। डायग्राम कोई बस दिखा दो, बस इसे थोड़ा डिस्क्राइब करो। डिस्क्राइब कर दो। डिस्क्राइब का मतलब है
डिस्क्राइब एन एक्टिविटी, तुम इस एक्टिविटी को करोगे कैसे कि कहीं जा रहे हो पॉट को एक हफ्ते बाद जाकर उसकी मिट्टी हटा के देखो, यही तो करोगे। इस तरीके से ये एक्टिविटी के तौर पर लिखो इस चीज को। टेक एन हेल्दी प्लांट, लिखो इस चीज को, ठीक है। टेक हेल्दी प्लांट, ठीक है, एंड प्लेस इट एज लेट डाउन पोजीशन। ठीक है, टेक केयर ऑफ इट एंड कीप वाटरिंग इट, ऐसा तो कुछ तो करना पड़ेगा, मर ही जाएगा। सही बात। टेक केयर ऑफ इट, सीधा करके पानी डाल दो फिर निकाल। टेक केयर ऑफ इट एंड कुछ ना करो तो यहाँ पर ही, अब इतना करके यहाँ से पानी डाल दो। ऐसा टेक केयर ऑफ इट एंड कीप वाटरिंग। फिर इसके बाद इंस्पेक्ट आफ्टर सेवरल डेज, कई दिन बीत जाने दो। इंस्पेक्ट आफ्टर सेवरल डेज, जितने नंबर का क्वेश्चन है उसे जस्टिफाई करना ही है, ये काफी नहीं है ये 3 नंबर के लिए, तो आपको कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा। Several days, shoots keep rising away from gravity. Shoot bends and keep rising vertically upward. Shoot bend हो जाएंगे। Shoot या stem bends and keep rising vertically upward. ठीक है, नाउ टेक खुरपी एंड डिग, करना ही पड़ेगा, एंड डिग द रूट्स। नाउ टेक खुरपी, खुरपी तो तुम लोगों ने 8 में पढ़ा, यही लिखा रहता है खुरपी है। एंड डिग रूट्स एंड इंस्पेक्ट द डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ ऑफ रूट्स। ऑफ रूट्स तो वो कहां मिलेंगी? इट बेंड्स एंड ग्रोस वर्टिकली डाउनवर्ड। मैं ये दिखा रहा हूं कि यहां बेंड हो गई, यही तो बेंडिंग है, नहीं तो ये सीधी इधर जाती, हुई कि नहीं? अगर इसे जाना होता तो ये इधर ना चली जाती, क्यों नहीं गई इधर? क्योंकि हमें यहां दिखाना है कि ये ग्रेविटी की ही ओर जाएगी, यही तो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म है। किस वजह से होता है इसका कोई रीजन नहीं दिया है, बट ऐसा होता है। ये तो ठीक है, ये धूप के लिए कर रहा है, रूट्स ग्रेविटी की ओर ही बढ़ती है, ठीक है। So it bends and moves vertically downward. Moves, इसका रीजन तुमसे नहीं पूछा गया है। Vertically हो सकता है जब तुमने इसे पानी दिया हो तो वाटर की ग्रेविटी नीचे, पानी ऊपर तो नहीं रहेगा, तो इसीलिए इसी लालच में ये भी नीचे आ गया। वास्तव में ये है तो हाइड्रोट्रॉपिज्म ही, क्योंकि नमी तो नीचे ही रहती है। नमी कहाँ रहती है? अगर ऊपर की पानी देंगे तो वो रूट ऊपर चल जाएगा। ऊपर दोगे तब भी नीचे चला जाएगा, 10 मिनट बाद सब नीचे इकट्ठा होगा। ऊपर तुम पानी दोगे कितनी देर ऊपर रहेगा? क्या रोक के रखोगे? नहीं रख सकते। आप ये समझे, यहाँ आपने पानी दे दिया और ये पानी तुरंत ही एब्जॉर्ब होकर यहाँ इकट्ठा होगा। जब हाइड्रोट्रॉपिज्म खाते हैं तो हम लोग ग्लास रखते हैं ना, ग्लास रख देते हैं तो उसमें पानी रहता है, तो उसी जगह वहां पर ही नमी रहती है आसपास, या उसी साइड होगा, वहां नीचे भी जाएगा तो कहेंगे पानी की तरफ जा रहा है, तो वो पानी वहां से इधर नहीं आएगा। लेकिन इसमें जब तुम कभी भी गमले में भी पानी देते हो तो क्या आपको लगता है ऊपर की सतह पे रहता है? तो वही रीजन होगा, वो हाइड्रोट्रॉपिज्म के लिए जियोट्रॉपिज्म कर रहा है। वास्तव में पेड़ के रूट्स नीचे क्यों जा रही है? क्योंकि उनको नीचे मॉइस्चर मिल रहा है, इसीलिए तो जा रही हैं। लेकिन हम उसे जियोट्रॉपिज्म कह रहे हैं, और शूट्स ऊपर क्यों जा रही है? क्योंकि उनको धूप मिल रही है। तो दोनों काम इसीलिए हो रहे हैं कि प्लांट के लिए फिर लॉ बन गया कि ये टुवर्ड्स ग्रेविटी और ये एंटी ग्रेविटी, ऐसे ही प्लांट सारे बढ़ते हैं, ठीक है। इट बेंड्स एंड मूव्स वर्टिकली डाउनवर्ड।
ठीक है। तो अब बाकी तो आपको इसमें दिखाया गया, ये फिर अब जस्टिफाई हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए, what are the major parts of brain and mention the function of different parts. So brain consists of, brain में कितने parts होते हैं? 3 parts. ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। उनके हम मेजर फंक्शंस आपको लिखवा दें, थोड़ा सा बता देंगे, थोड़ा वर्बली बता देंगे तो हो जाएगा। चलो ना, अब ये देखो, सबसे पहले ये जो ब्रेन है इसमें ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर होगी। वो कौन कौन सी होगी? मेनिंजेस Yes. और मेनिंजेस जिसमें कौन सा फ्लूइड भरा हुआ होगा? Cerebrospinal fluid. सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये एक सिंगल लेयर नहीं है, ऐसे और भी लेयर होंगे। तो चूंकि इसमें 3 लेयर हैं, उसीलिए इसको हम ट्रिप्लोब्लास्टिक कह रहे हैं। अगर 2 लेयर होती तो डाइप्लोब्लास्टिक कहते हैं। ये देखिए, अब देखो, बुक है तो बुक खोल लो, इस डायग्राम को बना लो, इसकी प्रैक्टिस करो। बुक में अच्छा डायग्राम। ओके, अब देखो, इसके अलावा इसके बीच में ये देखिए, इतना तो आपने बना लिया। फिर इसके बीच में एक ऐसे बनाइए, फिर एक ऐसे, 2 लूप बना दीजिए। और फिर उसके बाद ये कई बार आया हुआ, इसे खुद प्रैक्टिस करिए और फिर ये यहां से निकल जाए। ठीक है, देखिए, ये दिस इज मिड ब्रेन। 2 लूप आपको यहाँ बनाने बाकी है। दिस इज पॉन्स बनेगा, यहाँ सेरिबेलम बनेगा। ठीक है, बाकी चीज हम बता दे रहे हैं। दैट इज मेडुला कहाँ बनेगा वो भी बता दे रहे हैं। देखो, अब अलग अलग चीज, इसको लिखो पॉन्स, इसको क्या लिखो? मेडुला। और यहाँ पर ऐसे गोभी का फूल बना दो। अब उसको क्या लिख दो बताओ? देखो, पॉन्स मेडुला तो तुमको समझ में आ गया ना। तो अब इसको क्या लिख देंगे? सरी। बना नहीं रही हो तुम? हिल रही तो उसको लगा लो, ये तो है पड़ा हुआ। कितनी देर से पड़ा हुआ? जाओ, यहाँ पे लग जाए। चल बैठो। अब तुम मेडुला बनाओ। सेरिबेलम बनाओ। ठीक है, चलिए, इतनी बार अभी सबके फंक्शन हम देख लेंगे। यहां पर ये देखो, दिस इज, इतनी ये खाली जगह है, ये सब वाइट है। इसी वाइट पोर्शन को क्या कहते हैं? मिड ब्रेन। सही है, मिड ब्रेन लिखो। ओके, नाउ यहां पर कुछ इस तरीके से बना दो, उल्टे 3 सीधे 3। 3 पर ही सारा काम करना। कितनी शिद्दत से अंकुर राज पढ़ा, इसी तरीके से आप लोग पढ़ी। बहुत सारे 3 बना लिए।
तो ये क्या बन गया? दैट इज सेरिब्रम। क्या है? सेरिब्रम। अच्छा, सबसे ऊपर क्या रहेगा? यहाँ सबसे ऊपर में ये, इसको और डार्क कर दो, इसको क्या कहेंगे? स्कल भी कह सकते हो या क्या कह सकते हो? क्रेनियम। ये इसी स्कल के अंदर, ये तो स्कल है, ये सारा कुछ अगर तुम इसका हुक खोलोगे तो इस स्कल के अंदर तुमको ब्रेन मिलेगा। मान लो हुक तुमने ऊपर से खोल दिया, समझ आ गई बात? इसी के अंदर तो मिलेगा। यही तो क्रेनियम है। इसका ब्रेन चला गया, ये दिमाग रहित व्यक्ति है, तो यही तो ब्रेन होगा। लेकिन उस दिन स्कल जो खोला था उसमें ब्रेन था, इसमें नहीं। यही स्कल है। समझ आ गई बात कि नहीं? अब जब देखो यहाँ से नीचे स्पाइनल कॉर्ड निकलेगी। यहाँ से क्या निकलेगी? स्पाइनल कॉर्ड। अब आगे की बात देखो ना। क्या पता उस वाली में ब्रेन वो भी खाली लग रहा है। बगल में रखा हुआ है। ये क्या हुआ? ये मिड ब्रेन है। इतनी बात तुमको समझ में आ गई? इसमें दिखाया गया है कि इसके अंदर, ध्यान दो, इसके अंदर हाइपोथैलेमस, नोट करो, और हाइपोथैलेमस है, और इसके अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड, दो है। इसको नोट करिए। अंदर हाइपोथैलेमस है, लेकिन है सब ब्रेन के अंदर। अगर तुमसे पूछा जाए कि हाइपोथैलेमस किस जगह है, मिड ब्रेन में है कि और कहीं है, तो ये कहां पे बोलो? हाइपोथैलेमस, मिड ब्रेन। हाइपोथैलेमस सब कुछ ब्रेन के अंदर है। पिनियल ग्लैंड यहां पर होगी। PINEAL है, और ये हाइपोथैलेमस हो गया। ये कौन सी ग्लैंड है? दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक फॉन्स के ऊपर। ओके, बाकी ये फोर ब्रेन हो गया। फोर ब्रेन में बहुत सारा एरिया होगा। अब हम सब चीजों के बारे में देखें, सेंसरी एरिया क्या, ऑडिटरी एरिया, सब वो सारी चीजें देखें। तो ये तो पूरा ब्रेन का हो गया। एंड द सेम इज गोइंग, इसको ज्यादा नीचे बड़ा करके आप क्या दिखा दें? इट इज गोइंग टू स्पाइनल कॉर्ड। ओके, टू स्पाइनल कॉर्ड। ओके, चलो now write down it. That is, brain is highly coordinating center of the body. Brain क्या करता है? It receives the signal throughout body and controls all the internal and external activity of the body. ठीक है? तो अगर हम कहें कि फीमेल के ब्रेन का कितना वजन होता है और मेल के ब्रेन का कितना वजन होता है, बताओ, बताइए। 2.3 और 2.5 kg। दैट इज, जो ब्रेन होगा फीमेल का वो 2.3 kg का होगा, और मेल का कितना होगा? 2.5 kg का। तो इट इज कोऑर्डिनेटिंग। ऐसे क्यों होता है? सेंटर ऑफ, इवन फीमेल का बॉडी वेट भी कम होता है। दैट इज सेंटर ऑफ बॉडी। इतनी बात तुमको समझ में आ गई कि नहीं? कभी भी तुमने पिक्चरों में नहीं देखा होगा कि हीरोइन हीरो को उठा घूम रही है। ये एक ऐसा कहाँ देखा? हमने तो कहीं नहीं देखा। हॉलीवुड में देखा था, हॉलीवुड में सर, हॉलीवुड में देखा था। ब्रेन इज कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ बॉडी। लिखिए, सुनो इस चीज को, ये मेनिंजेस है, इसके ऊपर क्या लिखा? स्कल। स्कल का क्या मतलब होता है बोलो? क्रेनियम। इसको क्या कहोगे अंदर वाले को? मेनिंजेस। अगर इसका फ्लूइड निकल जाए तो उस बीमारी को क्या कहते हैं? अगर ये जो आर्थम है आपका, इसमें बीमारी हो तो आर्थराइटिस, मेनिंजेस में बीमारी हो तो मेनिंजाइटिस, जहां पे भी बीमारी हो, या तो आइसिस लगता है या आइटिस, स्किन पे बीमारी हो तो सोराइसिस। तो जैसी बीमारी वैसा नाम। जरा देखें,
It is encased. ये किसमें एनकेज है? इन क्रेनियम या स्कल एंड सराउंडेड बाय 3 लेयर्स. किससे सराउंडेड है बोलो? सराउंडेड बाय 3 meninges, जिसको कि लेयर्स कहेंगे. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू पे. एंड बिटवीन दीज लेयर्स there is cerebrospinal fluid is filled. Between these layers cerebrospinal fluid is filled. Even ये देखो cerebrum also contains cerebrospinal fluid. इसके बीच में भी क्या है? cerebrospinal फ्लूइड है. ये जो ब्रेन में फ्लूइड है वो सब सेरिब्रोस्पाइनल है, क्योंकि सेरिब्रम में भी है, ठीक है, और स्पाइन में भी यही फ्लूइड जा रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया बताओ? क्या ये स्पाइन में यही फ्लूइड नहीं है? और क्या सेरिब्रम में यही फ्लूइड नहीं है? तो इसका नाम इसी से तो बना है कि सेरिब्रम में भी है और स्पाइन में भी है. जब डाइसेक्शन तुमको दिखाया था तो कौन सा फ्लूइड बह के निकला था ब्रेन से? दैट इज सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड. इसका तो वीडियो डायरेक्ट आप लोगों ने देखा हुआ. अब जरा देखो, that is it prevents it from any mechanical shock or jerk. It prevents it from any mechanical shock. Actually brain floats in this liquid. ब्रेन क्या करता है? ब्रेन फ्लोट्स इन दिस लिक्विड. ब्रेन हैज 3 मेन पार्ट्स. ब्रेन में जो स्कल होता है उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, वहां से ढक्कन खोल सकते हो, बंद कर सकते हो, उसको कहते हैं सूचर पॉइंट्स. ऐसे ढक्कन खोला जा सकता है, ऐसे नहीं कि काटा नहीं जाता स्कल को. इसमें इन पर कैसे पॉइंट्स होते हैं? वो पुराना वाला टूट गया ब्रेन नहीं तो उसमें सूचर्स बने हुए थे ऊपर से, वो ऐसे खोल सकते हैं. रियलिटी में? हाँ रियलिटी में. ठीक है, ये नए वाले ने नहीं बनाया, इसने भी नहीं बनाया. ये लोग ऐसे ओके, ढक्कन खोला जा सकता है, फिर वैसे ही बंद हो जाएगा. अब देखो, नाउ ब्रेन इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स. 4 ब्रेन का पर्पस बताओ. 4 ब्रेन. तो 4 ब्रेन का दूसरा नाम क्या है पलक? करेक्ट. तुमसे पूछा था, तुमने क्यों नहीं बताया? दैट इज सेरिब्रम. 4 ब्रेन इज मेन थिंकिंग पार्ट. ऑफ ब्रेन, ये मेन थिंकिंग पार्ट है. और इट इज साइट ऑफ, ये किसकी किसकी साइट है? साइट ऑफ लर्निंग. जब तुम नई नई साइकिल सीख रहे होते हो तो सारा काम कौन करता है? 4 ब्रेन. अब जब पूरा आप उसमें डेक्स्ट्रस या दक्ष हो चुके होते हो तो वो काम दूसरे लोगों को दिया जाता है, हिंड ब्रेन या मिड ब्रेन को. ये सारी चीजें जो बताई गई हैं, ये कौन सा ब्रेन है बताओ? हाइंड ब्रेन या पिछला दिमाग. और ये मध्य मस्तिष्क, ये पश्चिम मस्तिष्क, ये अर्ध मस्तिष्क. सही है. अब आगे देखिए, इसके क्या है? साइट ऑफ लर्निंग, रीजनिंग. किसी चीज की रीजनिंग करनी है, हाँ ऐसा हो गया तो वैसा हो जाएगा. इंटेलिजेंस, ये सभी करता है. और क्या क्या करेगा? पर्सनालिटी एंड मेमोरी. लोगों में इसी में अंतर होता है, जिसकी वजह से कोई ऊंचा उठ जाता है, कोई नीचा गिर जाता है. सब कुछ यही चीज है. ओके.
Now, cerebrum has different areas to perform different function. अब ये cerebrum हो गया, ये जो तुमने 3 बनाई ये सारा क्या कहलाता है? Cerebrum. Cerebrum इस अगर मैं तुमको दिखाऊं तो यही cerebrum है। ये देखो, ये सारे 3 सब cerebrum। सही है? इतनी बात तुमको समझ में आ गई? इसके अलग अलग एरिया हैं, बाजार में ऐसा नहीं मिलेगा। ये रेड कलर से, ये ब्लू कलर से, ये ग्रीन कलर से, ये ऐसे कलर से। वहां पर भी जो ब्रेन रखा होगा देखो उसमें अलग अलग कलर है। एक दो तो कलर कर भी दिए हैं, ये हुए कि नहीं? बात समझ में आ गई? इसी में तुमको ये सेरिबेलम भी दिख रहा है और पॉन्स और मेडुला पीछे दिख ही रहे हैं। इसको खोलेंगे बीच से तो वो भी दिख जाएगा। समझ आई बात कि नहीं? अभी इन सब चीजों में नहीं, क्योंकि छाया आने वाली है। दैट इज यहाँ तक की बात हो गई। पर्सनालिटी एंड मेमोरी को बताता है। थोड़ा बहुत तुम्हें समझ में आ रहा है ना? इट हैज, देखो सेरिब्रम भी बोल सकती हो वंदना, हैज डिफरेंट एरियाज। कौन कौन से एरियाज हो सकते हैं ये सब आप YouTube में देख सकती हैं, अलग अलग कलर से वो दिखा देगा। जैसे फॉर फंक्शन, फॉर थिंकिंग, मेमोरी, अलग अलग इसके एरियाज होते हैं। फॉर सेंसेशन, एक्शन, ओके। फॉर कुछ सेंसेशन के लिए होते हैं, उन्हें क्या कहेंगे? कॉल्ड सेंसरी एरियाज। ठीक है? इट इज एसोसिएटेड विद, ये हमारे कॉग्निशन से जुड़े हुए हैं, ये हमारी ज्ञानेंद्रियों से, कर्मेंद्रियों से नहीं। जैसे हाथ, पैर, उपस्थ, गुदा, ये सारी चीजें हम लोग की कर्मेंद्रियां, लेकिन नाक, कान, आंख, मुंह, जीभ, त्वचा, ये सब क्या है? ज्ञानेंद्रियां। तो इट इज एसोसिएटेड विद कौन सी 5 चीजों से जुड़े हैं बताओ? दैट इज नोज, टंग, ईयर, आईज, स्किन। ठीक है? It is associated with our sense of organs. वहीं पे सारी ये मैसेज रिसीव करेगा। वो सेंस ऑफ ऑर्गन्स क्या है? कुछ वर्क ऑफ ऑर्गन्स होते हैं, कर्मेंद्रियां, कुछ सेंस ऑफ ऑर्गन्स होते हैं। जैसे एग्जांपल बताओ, नोज, ईयर, आई, टंग, और 5वीं चीज क्या हो गई? स्किन। तो एक सेंसरी एरिया है, इस एरिया का क्या नाम है? सेंसरी एरिया। उसके अपने अलग जॉब है। अब दूसरा देखिए, नाउ some are executing the job, that is called motor area. कुछ क्या करते हैं बताओ? एक होते हैं रिसीव करते हैं, और जो एनालाइज करते हैं 3 एरिया होते हैं, एक सेंसरी एरिया, एक मोटर एरिया, एक और एरिया का नाम एसोसिएशन एरिया। बहुत अच्छा। एसोसिएशन एरिया का काम क्या होता है? ये इंटरप्रेट करता है और पिछली हिस्ट्री से उसको रिकंसाइल करता है और आगे मैसेज को मोटर एरिया में भेज देता है। मोटर एरिया वहां से मैसेज को जाकर के एफेक्टर मसल को भेज देता है। तो अदर एरिया इज एसोसिएशन एरिया। इसका काम क्या है? इट एनालाइज द डाटा, कि हिस की आवाज आई है तो सांप ही होगा, पिछली बार ऐसी आवाज आई थी। इट एनालाइज द डाटा एंड इंटरप्रेट, उसको इंटरप्रेट करेगा, एंड प्रिपेयर ए कमांड, और क्या करेगा? प्रिपेयर ए कमांड, और उस कमांड को कहां भेज दिया जाएगा? नाउ कमांड इज सेंड टू मोटर एरिया फॉर इट्स एग्जीक्यूशन। कमांड इज सेंड टू मोटर एरिया फॉर एग्जीक्यूशन, उसके निष्पादन के लिए या कार्यान्वयन के लिए वहां भेज दिया जाएगा। मोटर एरिया इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्स, ठीक है, सेंड द मैसेज टू टारगेट ऑर्गन। आंख ने सांप देखा, भागेगा पैर,
ये नहीं कि आंख को मैसेज दे भागो, आंख कैसे भागी, ठीक है। एंड मोटर एरिया फॉर एग्जीक्यूशन, मोटर एरिया क्या करेगा बताओ, इन सेंड द प्रिपेयर्ड कमांड, कहां पे भेज देगी, टू टारगेट ऑर्गन लिखो, मुख्य चीज क्या लिखोगे, टारगेट ऑर्गन फॉर एग्जीक्यूशन। आंखें गुलाब जामुन देखेंगे लेकिन जीभ लपलपाएगी। नाउ बी देखिए, नेक्स्ट इज, ऐसा होता है जितने भी वॉलंटरी एक्शन, इसका काम क्या है, ऑल वॉलंटरी, जो हम लोग अपनी इच्छा से काम करते हैं वो सारे काम कौन करवाता है बोर्ड में, नाचना कूदना खेलना कूदना पढ़ना लिखना, ये सब काम कौन करा रहा है, ऑल वॉलंटरी एक्शंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आर परफॉर्म, जो भी है आर परफॉर्म्ड बाई सेरिब्रम, इट इन्वॉल्व्स थिंकिंग प्रोसेस। कुछ ऐसे भी वॉलंटरी एक्शन है जो हैंड ओवर कर दिए जाएंगे बाद में, किसको, दैट इज हाइंड ब्रेन को, लेकिन अभी नहीं, उसमें जब थिंकिंग प्रोसेस हट जाएगा, इट इन्वॉल्व्स थिंकिंग प्रोसेस लिखो, यहां जरूरी है थिंकिंग प्रोसेस, विच इन्वॉल्व्स, क्या लिखोगे, विच इन्वॉल्व्स थिंकिंग प्रोसेस। अच्छा, जो सेकंड पार्ट है वो कौन सा है, मिड ब्रेन क्या करता है, मिड ब्रेन में लिखते समय तुम हाइपोथैलेमस का भी एक्शन लिख सकते हो क्योंकि वो भी उसी के अंदर पार्ट पड़ता है। चलो, मिड ब्रेन रिफ्लेक्स एक्शन को करता है टू विजुअल एंड ऑडिटरी स्टिमुली, इट कंट्रोल्स विजुअल, कोई बोलेगा निष्का तो ये निष्का उधर देख, किसका, जिधर बोला जाएगा उधर ये देखो, नहीं इसकी आवाज आते ही फिर आप उधर ही देखो, इट इज कॉल्ड, इट शी रिस्पॉन्ड्स टू ऑडिटरी एंड विजुअल, नहीं करते वो कहते जाओ हम नहीं देखते, ऐसा नहीं करते, सो इट कंट्रोल्स। अभी एक महीना और बोले 10 दिन, फिर तो कहाँ हम ये वर्ड ही नहीं बोलता, इस नाम की कोई लड़की ही नहीं आएगी 10 साल तक, तुम्हारी मम्मी ने अच्छा नाम रखा है तुम्हारा। इट कंट्रोल्स विजुअल, दो चीजों को, ये विजुअल एंड ऑडिटरी रिफ्लेक्स एक्शन, विजुअल एंड ऑडिटरी, इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई। पलकों का झपकना, तुम्हारी आंखों के सामने कोई हाथ ऐसे कर दे तो क्या पलके नहीं झपक जाएंगे, तो विजुअल एंड ऑडिटरी रिफ्लेक्स एक्शन। अगला देखिए, इतनी बात तुमको समझ में आ गई, जैसे साइज ऑफ प्यूपिल लिख लो, ये सब एक एक नंबर पे हैं, साइज ऑफ प्यूपिल, और इसके अलावा आई मसल्स, सिलियरी मसल्स का कंट्रोल करना, साइज ऑफ प्यूपिल को कंट्रोल करना, ये बात समझ आ गई कि नहीं, इट कंट्रोल्स साइज ऑफ प्यूपिल, कि सिनेमा हॉल में गए तो प्यूपिल साइज बड़ा हो गया है, और शेप ऑफ आई लेंस, आई लेंस को सिलियरी मसल्स एंड शेप ऑफ आई लेंस। अब जरा अगली बात देखो, आयुषी, तीसरा है छोटा नहीं है, हिंड ब्रेन, तीसरे में नाम आ गया हिंड ब्रेन का। हिंड ब्रेन इज फाउंड एट बैक पार्ट ऑफ, ये जो हेड कहाँ पाया जाता है, इसकी लोकेशन भी लिख सकते हो, इट इज फाउंड इन मिडिल पार्ट ऑफ हेड या ब्रेन, और इट इज फाउंड एट बैक पार्ट ऑफ हेड। इतनी बात तो तुम्हें समझ में आ गई। तो बैक पार्ट एंड सेल्फ सब डिवाइडेड इनटू, एंड
सेल्फ सब डिवाइडेड किसमें किसमें बोलो? पॉन्स, मेड्यूला ऑब्लांगाटा एंड सेरी। कौन से बलम? सेरिबेलम। ये 3 चीज हो गई। अब सबके तुम काम बताओ जरा। पॉन्स का काम बता दो। पॉन्स ना, पॉन्स का काम बताओ मोनिका। अभी तुम तेजी पलट रही हो, बोलो। पॉन्स क्या करते हैं शतरंज में? तुमको इतना ही बताना कि पॉन्स क्या करते हैं। वो पैदल होते हैं। देखो, इट रेगुलेट्स, देखो इस चीज को, रेगुलेट्स रेस्पिरेशन। और भी कोई काम करेगा? ठीक है। अगला देखो, सेरिबेलम क्या करता है? सारे फेशियल एक्सप्रेशन भी कंट्रोल करता है। पोस्चर, ये कौन सी? की बात कर रही हूँ। अभी मैं चेक कर लेता हूँ। Now, cerebellum maintains posture and balance of body. Maintains posture and balance of body. ये जो पीछे सेरिबेलम दिख रहा है, इसके अलावा मेड्यूला क्या काम करता है? इनवॉलंटरी एक्शन, जैसा अभी हमने बताया। ब्लड प्रेशर पहले क्वेश्चन में था, हार्ट बीट और सैलिवेशन, वॉमिटिंग। ये बिल्कुल सही है। देखो मेड्यूला, सारी चीज बता दो। मेड्यूला पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। इट्स, ब्लड प्रेशर, ठीक है, ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, कंट्रोल्स ब्लड प्रेशर। मूवमेंट, एलिमेंट्री के नाम, कौन सा? मूवमेंट एलिमेंट्री के नाम। ये भी होता है। ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट और सलाइवेशन भी करता है। वॉमिटिंग, ब्लड प्रेशर होगा। और क्या करता है? पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। हाँ, पेरिस्टैल्टिक सारे इनवॉलंटरी एक्शन and all involuntary action, ना? All in reactions. इस पे क्वेश्चंस तो आएंगे, ये जान लेना पेपर को। 2-3 नंबर जरूर ब्रेन पे आएगा। आगे की बात देखो, अगला क्वेश्चन क्या है? देखो, थायराइड ग्लैंड क्या सेक्रीट करती है? थायरोक्सिन। थायरॉक्सिन, उसका काम क्या है? बोलो। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म। इस चीज को देख के बताता हूँ। मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। मोटापा। चलो, एक बार देखिएगा। चलो, पहला क्या है? थायराइड, that is thyroxine. मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट और एक और कौन सा करती है? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन। Yes, fats and protein. Metabolism of carbohydrate, fat and protein. अगला देखो, सेकंड क्वेश्चन देखिए निष्का। That is vasopressin. ये कौन से ट्रीट करता है? चेक कर लेते हैं इस पर। तुम लोग को मालूम है? आएगा अगर इसमें लिखा है। Vasopressin is secreted by हाइपोथैलेमस। देखो,
वैसोप्रेसिन कौन करता है? इसके बारे में लिख लीजिए। हाइपोथैलेमस से रिलीज है इन्हिबिटरी वाला करता हाँ, दैट इज इसी का नाम है वैसो, दैट इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन एडीएच, हाइपो थैलेमस। नोट कर लो इसे। और इसका काम क्या है? इट रेगुलेट्स, इट एक्ट्स ऑन किडनी एंड टू रेगुलेट वाटर रिटेंशन। उसको पानी की जरूरत होगी तो किडनी ले लेगी। इट एक्ट्स ऑन किडनी, ऑन किडनी फॉर वाटर रेगुलेशन, क्योंकि वो फिल्टर है ना, उसको जो पानी चाहिए वो तो लेगी। अगला पढ़ो। दैट इज प्रमोट्स ग्लूकोज यूटिलाइजेशन बाय बॉडी सेल। वो कौन करता है? इंसुलिन। और इंसुलिन कौन कर रहा है? पैनक्रियास। दैट इज पैनक्रियास। और फॉर कितना ग्लूकोज होना चाहिए, रेगुलेशन। अगला देखिए, दैट इज एड्रीनल मेड्यूला। अभी देख लेते हैं ये है क्या। एड्रीनल मेडुला। उसको भी मेड्यूला बोला जाता होगा। अभी डायग्राम देखें जरा। एड्रीनल मेड्यूला इमेज, हो सकता है इसको मेड्यूला एक वर्ड हो जो किसी मध्य में पड़ता है, उसे मेड्यूला बोला जाता है। तो अब ये चीज देख लें, उसी को कहा गया है, एड्रीनल ग्लैंड को एड्रीनल मेड्यूला। अब एटिमोलॉजी ऑफ मेड्यूला। मेड्यूला का कुछ मतलब होता है। मेड्यूला का मतलब होता है पित्त, बीच का। मेड्यूला का मतलब क्या होता है? बीच की चीज, या इसे पित्त भी कहते हैं। सही है। अब क्यों उसमें बीच का लिखा है तो पता नहीं, वो तो टॉप पे है, बट उसका नाम है एड्रीनल मेड्यूला। उसका कोई रीजन होगा नहीं, वो पांस और सेरिबेलम के बीच में ऐसे ही है उसको। अब मेड्यूला का मतलब लिखा है बीच का, इसकी एटिमोलॉजी यही है। सही है। और कोई, अब ये देखो ये क्या करेगा, एड्रीनलिन, और इसका काम क्या है? इट इज इमरजेंसी हार्मोन। इट हेल्प्स इन इमरजेंसी सिचुएशन। अगला बताओ, TSH। TSH कौन सेक्रेट करता है? मुझे लगता है ये भी हाइपोथैलेमस करता होगा। TSH हार्मोन इज सेक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड करता है। अभी देखते हैं, दैट इज थायरॉइड सेल्स इसे करती है, पिट्यूटरी ग्लैंड ये करती है। और इसका काम क्या है? फंक्शन, ग्रोथ और फंक्शन कंट्रोल। ग्रोथ का काम देखो पिट्यूटरी ग्लैंड करती है। और इसका काम क्या है? ग्रोथ। चलो टाइम रखो, इसको कंप्लीट करो। बाकी परसों की क्लास में हम लोग क्या है, कल वाले में, कल तो वो करेंगे ट्रायंगल्स करेंगे। ट्रायंगल्स में बहुत कुछ बताना है, बहुत पहले बताना है। सबके पास पेपर है ना? नहीं है? मेरे पास नहीं। मैं दो एक मिनट और चाहिए तो बताओ। एक मिनट तो दे।
हाँ